हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट का क्रम चल रहा था। अब हम देखेंगे यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस सेट में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान जीएस और सामान्य हिंदी। इसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान जीएस का पेपर हम करेंगे। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 38 नंबर जो है इसमें से जीएस पूछा जाएगा और 38 नंबर जो है इसमें हिंदी पूछा जाएगा। तो जो आपका हिंदी और जीएस का मिलाकर के जो क्वेश्चन बनेगा वो 76 क्वेश्चन टोटल बनेगा। तो आइए क्रम से देखते हैं इन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है पहले देखिए 150 क्वेश्चन का टोटल बनेगा ये पेपर, और 1 अंक का 2 नंबर होगा। तो कितना हो जाएगा? तो 150 का दुगुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। समय आपको 2 घंटे मिलेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। तो ये थे कुछ मुख्य बातें। और बात करें सब्जेक्ट में कितना नंबर मिलेगा, तो आपको हिंदी से मिलेगा 38 नंबर, और आपको 38 नंबर मिलेगा जीएस से, और आपको मिलेगा रीजनिंग से आपको 55 नंबर मिलेगा, और मैथ से जो मिलेगा आपको 19 नंबर। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 नंबर। तो टोटल जो पेपर होगा आपका 150 नंबर का होगा। तो आइए अब हम अपना क्रम चालू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीएस कहते हैं, और आगे हम हिंदी देखेंगे। हम अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट देखेंगे, एक जीएस का और एक हिंदी का। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकेट्स बीमारी किसके प्रभाव से होता है? रिकेट्स बीमारी किसके प्रभाव से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए के, विटामिन बी के, विटामिन सी या विटामिन डी से। तो बताएंगे जो रिकेट्स बीमारी है ये किसके कमी से होती है? तो इसमें जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइनर करता है, लिखित है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइनर करता है और लिखता भी है और मेंटेन भी करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे। पहला क्या है? फाइनल नेम है, और रिकॉर्ड या प्रोग्राम या प्रोग्राम। तो बताएंगे दूसरे का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होता है कि जो प्रोग्राम डिजाइनर है करता है और साथ साथ लिखता भी है और मेंटेन भी करता है। तो आप हमारे साथ साथ जो है अपना क्वेश्चन करेंगे कि आप जो कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? माननीय मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है पानीपत से, हरियाणा से किस अभियान का शुरुआत किया? तो कौन से अभियान बताएंगे? वह सामाजिक समरसता, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जनजाति जागरण, या फिर युवा जागरण। तो बताएंगे तो इनमें से क्या है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष से आकाश हमारा पृथ्वी जो है कैसी दिखाई देती है? तो बताएंगे नीला है, काला है, बैगनी है या लाल है। तो बताएंगे अंतरिक्ष से जो है आकाश वह किस रंग का दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? तो वह काला। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, क्रियोजेनिक्स का मतलब क्या है? क्रियोजेनिक्स का मतलब क्या है बताएंगे? बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन या जीवाणुओं का अध्ययन। तो बताएंगे 5 नंबर का। तो इसमें जो होता है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रियोजेनिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं छठा नंबर हमारा, वनस्पति के द्वारा शोषण किए गए अतिरिक्त जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है? क्वेश्चन पढ़िए, वनस्पति के द्वारा शोषण किए गया अतिरिक्त जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है? पत्ते के ऊपरी सतह से, या पत्ते के निचली सतह से, या फूलों की पंखुड़ियों से, या फिर तना से? बताएंगे तो किससे? तो पत्ते के ऊपरी सतह से। पत्ते के ऊपरी सतह से जो है प्रकाश जो है संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बताएंगे चैडविक ने किया, या फादरबोर्ड ने किया, रदरबोर्ड, या बोहर, या फिर न्यूटन। तो बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने? तो चैडविक किया था। आगे देखते हैं 8वां नंबर, सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम दूरी पर है? सौर परिवार में कौन सा ग्रह जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे है? कौन है? यूरेनस है, या
शनि है या वरुण है या फिर गुरु। तो बताएंगे कौन सा ग्रह है? तो वह वरुण ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह में सबसे जो लास्ट का ग्रह है हमारा कौन है? तो वह वरुण ग्रह है। आगे देखते हैं 9 नंबर। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है। अधिकतम जो है इसकी चाल बताना है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चलती है। कौन? गतिमान एक्सप्रेस। तो बताएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएंगे गतिमान एक्सप्रेस जो है कितनी स्पीड से चलती है? तो वह चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आगे देखते हैं 10 नंबर। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम सीमा में बहती है? भारत के पश्चिम सीमा में बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा है, साबरमती है या फिर लूनी है या फिर कृष्णा है। तो बताएंगे कौन है? तो वह कृष्णा है जो कि पश्चिम की नदी में आती है। आगे देखते हैं 11 नंबर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश की जो राज्य है जो सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य हैं जो इनमें से जो है वह सीमा साझा नहीं करता है? कौन है? उत्तराखंड है, उड़ीसा है या फिर मध्य प्रदेश है या फिर झारखंड है। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो वह उड़ीसा। उड़ीसा जो है वह उत्तर प्रदेश की सीमा जो है साझा नहीं करता है। आगे देखते हैं। झील जो है कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो बताएंगे वह कौन सी झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है या फिर डिडवाना झील है। तो बताएंगे 12 का आंसर क्या होगा? तो वह चिल्का झील। कौन सा है? तो वह चिल्का झील है जो कि उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील में गिनी जाती है। आगे देखते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? वो लाल मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट। तो बताएंगे भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 13 का। तो बताएंगे 13 का आंसर कौन सा होगा? तो वह काली मिट्टी। कौन सा? तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं 14 नंबर। भारतीय संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। भारत के संविधान में जो है किस अनुसूची में जो है 4 राज्यों का वर्णन किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बताएंगे वह 5वीं अनुसूची में है या फिर 10वीं अनुसूची में या फिर 6ठी अनुसूची या फिर 4थी अनुसूची में। तो बताएंगे कैसी अनुसूची में है? तो वह 6ठी अनुसूची में जो है इनका वर्णन मिलता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का। आगे आते हैं 15 नंबर। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 90 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 में जो है 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो बताएंगे वह अल्पसंख्यक जोड़ा गया या फिर न्यायपालिका जोड़ा गया या फिर पंचायत जोड़ा गया या फिर सदन जोड़ा गया। तो बताएंगे तो वह पंचायत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? भारत का वह कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय राष्ट्रीय महत्व स्मारक और उनके स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 का ए है या फिर अनुच्छेद आर्टिकल 49 है या फिर आर्टिकल 50 है। तो बताएंगे वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 49 है। कौन सा? तो आर्टिकल 49 है जो कि स्मारकों और स्थानीय वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। आगे देखते हैं 17 नंबर। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो बताएंगे तो वह 29 अक्टूबर 1949 को या फिर 22 दिसंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या फिर 3 जनवरी 1950 को। 17 का आंसर देंगे तो वह 26 नवंबर 1949 को इसी दिन हमारे जो है विधि दिवस मनाते हैं। इसी दिन जो हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और उसे जो आंशिक रूप से लागू इसी दिन किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे देखते हैं 18 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी? कुशीनारा में, कुशीनगर या फिर
संकिसा में या फिर सारनाथ में या फिर श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बताएंगे तो वह सारनाथ। कहाँ पर? अपना सारनाथ जो जो वहाँ पर जो उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया। आगे देखते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक यानी किस क्षेत्र तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया? तो बताएंगे वह अहमदाबाद को, इलाहाबाद को, भुवनेश्वर को या फिर त्रावणकोर को? तो बताएंगे किसको? तो वह इलाहाबाद को। इलाहाबाद को छोड़कर वह दिल्ली डिवीजन में पहुंच गए। आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, यानी किस तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? यानी कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वह कब इसका गठन हुआ या फिर उत्तर प्रदेश से कट करके यह कब बना था? तो बताएंगे वह 7 दिसंबर 1999 को या फिर 9 नवंबर 2000 को, 23 अक्टूबर 2000 को, 4 मार्च 2000। तो बताएंगे उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश से किस दिन को या किस वर्ष को कटा था? तो बताएंगे 20 का क्वेश्चन। तो कटा था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड नया राज्य बना और यह उत्तर प्रदेश से कटकर बना था। आगे देखते हैं 21 नंबर। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलित नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तिका सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैम्प रखकर नृत्य करती है। तो बताएंगे वह रासलीला में आता है या फिर रामलीला या फिर राखल में या फिर चारकुला? तो बताएंगे कौन सा नृत्य है 21 नंबर का? तो कौन है? तो वह चारकुला नृत्य है। कौन सा है? तो वह चारकुला नृत्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन है पटाखों का जलना या मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना। तो बताएंगे रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पटाखे का जलना है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना या फिर कपड़े सुखाना या फिर पानी में जो है चीनी घोलना। तो बताएंगे 22 नंबर का आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैग्नीशियम तार का गर्म होना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह कौन सा है? के है या पी बी है या ए यू है या एन ए है? तो बताएंगे कौन सा है 23 नंबर का? तो वह पी बी है। के का पोटेशियम सोडियम जो है Na सोडियम, के का पोटेशियम आता है और के बी जो आता है पी और बी जो आता है इसे क्या कहते हैं? लेड का यह रासायनिक चिन्ह है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? यानी कि चेचक होता है जब में तो वह जो टीका लगता है उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेन्नर ने या फिर इन एंगवाल ने या लुई पेस्चर या फिर एमिली राक्स? बताएंगे किसने की थी टीकाकरण की खोज? चेचक के टीकाकरण की खोज किसने की? तो बताएंगे 24 नंबर का। तो वह एडवर्ड जर्नर ने की थी। आगे 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं होता है वह कौन सा है? डेंगू है या फिर जीका है या फिर चिकनगुनिया है या फिर दाद? कौन सा है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो वह दाद जो है मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। आगे देखते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी बिल जो है पारित सर्वप्रथम कौन सा राज्य किया था? बिहार किया था, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे इनमें से जो है असम जो है जीएसटी बिल को सबसे पहले यहाँ पास किया था। आगे 27 नंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 10 सितंबर या फिर 20 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो कब मनाते हैं? तो वह 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? तो वह सिवा है और वहाँ पर जो डॉलर यूज होता है या फिर कैनबरा है, डॉलर है या फिर डबलिन है, यूरो जो है यूज होता है। तो बताएंगे वह इनमें से आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? 28 नंबर का। इनमें से जो है डबलिन है वहाँ पर यूरो जो है यूज होता है। आगे देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यानी कि जो निधि से जो पैसा निकाला जाता है वह किसकी
अनुमोदन की जरूरत पड़ती है? तो बताएंगे भारत के राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है, भारत के संसद की, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर संघीय वित्त मंत्री। तो बताएंगे किसकी आवश्यकता होती है संचित निधि से जो है निधि निकालने के लिए? तो इसमें जो है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा कि भारत की संसद का जो है इसमें अनुमोदन करना होता है संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। आगे देखते हैं 30 नंबर, राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके बिना जो है धन विधेयक जो है पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता राज्यसभा में? तो बताएंगे संसद की संतुलित संतुलित के, या फिर राज्य के राज्यपाल की संतुलित के, या फिर भारत के राष्ट्रपति की संतुलित, या फिर मंत्रियों की विशेष समिति की संतुलित के। तो बताएंगे 30 नंबर का, तो 30 नंबर का जो है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? तो राज्य जो है राज्यपाल के संतुलित जो है, या विधानसभा से रिलेटेड है, इसे ध्यान देंगे कि यह राज्य विधानसभा से है, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल का ही काम होगा। अगर वह लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड होता तो कहा जाता तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन जब विधानसभा है तो विधानसभा कहाँ पर? तो राज्यपाल के पास रहेगा। आगे देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, 1 जुलाई 1955 को, या फिर 1 अप्रैल 1956 को। तो बताएंगे एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था एसबीआई का? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था, 5 करोड़ रुपए के साथ। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 32 नंबर, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? बताएंगे वह राष्ट्रपति को देते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, या उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, या फिर राज्य की राज्यपाल को देते हैं? तो बताएंगे किसको देते हैं? तो वह राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? तो वह राष्ट्रपति को देते हैं। अगला देखते हैं, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चढ़कर मुकदमे में अपने पक्ष में निम्नलिखित में से किसके वकालत की थी? यानी कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले पर चढ़ करके किसके जो है मुकदमे की वकालत की थी? बताएंगे किसने जो किया था? CR दास, चित्तरंजन दास किए थे, या फिर मोतीलाल नेहरू किए थे, या फिर M.A. जिन्ना किए थे, या फिर सर TB सब्बू? कौन किए थे आजाद हिंद फौज की मुकदमा कौन लड़ा था? तो बताएंगे तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, जिन्ना ने लड़े थे, M.N. जिन्ना। आगे आते हैं, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तु थे किससे थे? फारसी यानी ईरानी, अफगानी, या फिर चिंगताई तुर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे 34 नंबर का आंसर कौन होगा? 34 नंबर का आंसर होगा तो वह सी होगा, जो तुर्क यानी कि चंगताई जो है शासक प्रस्तुत थे। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जो है 100वां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो वह जो है किस राज्य में है? तो बताएंगे असम में है, सिक्किम में है, गुजरात में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो बताएंगे वह किस राज्य में है? तो वह सिक्किम में है। किस राज्य में? तो वह सिक्किम में है। आगे आते हैं 36 नंबर, युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? बताएंगे 2018 में जो युद्ध अभ्यास यानी कि सैन्य अभ्यास हुआ वह किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, या फिर तमिलनाडु में? तो बताएंगे कहाँ पे हुआ? तो वह उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में यह जो है सैन्य अभ्यास हुआ। आगे 37 नंबर है, लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया? जो तेजस है, लड़ाकू विमान का नाम तेजस है, वह हवा में ईंधन भरने का परीक्षण जो सितंबर 2018 में कहाँ किया गया था? आगरा और ग्वालियर में, आगरा और जबलपुर में, लखनऊ और पटना में, या दिल्ली और आगरा में? तो बताएंगे कहाँ पे किया गया था? क्या किया गया था? आगरा और ग्वालियर में। यानी कि जो है तेजस जो है वह हवा में ईंधन भरता है, हवा में ईंधन जो है भरने का परीक्षण किया था तो आगरा और ग्वालियर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन जीएस का, यूरोपीय संघ और NATO की
सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 के जनमत संग्रह हुए? तो बताएंगे मैसेडोनिया से या फिर ग्रेट ब्रिटेन से, स्पेन या फिर ग्रीस। तो बताएंगे जो नाटो है उसके सदस्य है तो किस देश में सितंबर 2018 में यह जनमत संग्रह हुआ? तो बताएंगे किस देश में हुआ? या ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन, लंदन में। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य जो है जीएस के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं भाग दो देखेंगे जिसमें हम सामान्य हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। आपको जो है यूपीपी में हिंदी आप जो है करेंगे कितना नंबर? तो आप अगर करते हैं यूपीपी में 38 नंबर प्लस आज रीजनिंग जो है 55 कर लेते हैं तो आप जीएस का कुछ अगर मान लीजिए आप 38 में से अगर आप 30 भी करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन इन तीनों से ही हो जाएगा। अगर मैथ भी आपका ठीक ठाक है तो सिलेक्शन यूपीपी में आपका कोई नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। तो ये थी हमारे कुछ मुख्य बातें। तो ये देखते हैं फिर से हमारा हिंदी यहाँ से चालू करते हैं। हिंदी के हम वही क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वहाँ तक हमने 38 देखा, अब हम 39 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सही है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वह सही है? तो क्या है? प्रादुर्भाव है या फिर प्रादुर्भाव है या फिर प्रभाव है या फिर प्रादुर्भाव? तो बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है या सही है 39 का? तो कौन सा है? तो वह प्रादुर्भाव है। कौन सा है? तो वह प्रादुर्भाव जो है वह सही है यानी कि शुद्ध है। आगे देखते हैं 40 नंबर। आली। आली का पर्यायवाची क्या होगा? आली का पर्यायवाची क्या होगा? बताएंगे सखी होगा, सहेली होगा, भ्रमरी होगा या ये सभी? तो क्या होगा? तो वह ये सभी होगा, ऑल। आगे आते हैं 41 नंबर। आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? इसे आरंभिक कहते हैं, अधोपद कहते हैं या अधोपात कहते हैं या संपूर्ण कहते हैं? तो बताएंगे क्या कहते हैं इसे? इसे अधोपात कहते हैं, अधोपात कहते हैं। 42 नंबर है हमारा। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अमापित या अपार, अपर या फिर अनुपेय या अपरिमेय? तो बताएंगे जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके। आगे देखते हैं 43 नंबर। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरा उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं, उक्ति कहते हैं, सूक्ति कहते हैं या फिर विरक्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे कौन सा होगा 43 नंबर का? वह अनुश्रुति जो है परंपरागत का उक्ति है। आगे आते हैं 44 नंबर। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास में जो है प्रत्यय जो है कौन सा प्रत्यय है? इसमें आ है, आस है, अन है या अप है? तो बताएंगे इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें जो है आस है, बिल आस, बिल आस, बिलास। आगे आते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो बताएंगे इसमें कौन सा? तो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। आगे पे 46 नंबर। अवरोध शब्द का विपरीत शब्द क्या है? यानी कि अवरोध का विपरीत शब्द यानी कि विलोम में देखना है। अनवरोध है या रोध है या फिर अवरोधनी है या फिर अनावरोध है? तो बताएंगे कौन सा सही है 46 नंबर का? अवरोध का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो अनवरोध, अनवरोध जो है अवरोध का अनवरोध है, इसका क्या? विलोम, या आप इसे विपरीत शब्द भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं 47 नंबर। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए क्या शब्द है? जो आकाश में विचरण करता हो उसे रजनीचर कहते हैं या निशाचर कहते हैं या फिर खच्चर कहते हैं या फिर खेचर कहते हैं? तो बताएंगे 47 का कौन सा होगा? उसे खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे खेचर कहते हैं। आगे आते हैं 48 नंबर। नीता कपड़ा धोती है वाक्य में क्रिया है, इसमें कौन सा क्रिया है जो है नीता कपड़ा धोती है? तो अकर्मक है या फिर सकर्मक है या संयुक्त है या फिर नाम धातु है? तो बताएंगे नीता कपड़ा धोती है, इसमें कौन सा क्रिया है? तो इसमें सकर्मक है। क्या है? सकर्मक जो है कपड़ा धोने का काम कर रही है। आगे देखते हैं 49 नंबर। दूध वाला रचना की दृष्टि से है, दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? वह रूढ़ है या फिर यौगिक है या फिर योग रूढ़ है या फिर संकर है? तो बताएंगे दूध वाला रचनाकार से कौन से है? वह योग रूढ़ योग है
या फिर यौगिक है या फिर योग रूढ़ है या संकर, बताएंगे 49 का कौन सा आंसर होगा? तो वह यौगिक है। कौन सा है? तो वह यौगिक है। आगे आते हैं, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना, पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना या बहस करना। तो बताएंगे 50 का क्या होगा? प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। आगे आते हैं 51 नंबर, नीर उपसर्ग में से बना शब्द है, यानी कि नीर जो है, नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? निर्भय है, निष्काम है, निहत्था है या निश्चित है। तो बताइए कौन सा है? तो वह निर्धन भय, निर्भय। आगे आते हैं 52 नंबर, किसकी परीक्षा, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके उसे क्या कहते हैं? उसे परीक्षार्थी कहते हैं, परीक्षक कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं या फिर शोधार्थी कहते हैं। तो बताइए कि उसे क्या कहते हैं? उसे परीक्षार्थी कहते हैं। जिसका परीक्षा हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे परीक्षार्थी कहते हैं। आगे आते हैं, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। धर्म विमुख शब्द में कौन सा समास है? उसमें जो है कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है या फिर अपदान तत्पुरुष है। तो बताएंगे धर्म विमुख में कौन सा समास है? तो इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? जल का, नदी का, झील का या पहाड़ का। तो बताएंगे उदक जो है वह किस शब्द का पर्यायवाची है? तो वह जल का पर्यायवाची है। किसका है? तो वह जल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? यानी किसमें दीर्घ संधि नहीं है? तो बताएंगे कुशासन में है या फिर वर्षात में है या फिर कपीस में है या फिर इत्यादि में है। तो बताएंगे किसमें दीर्घ संधि नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो वह इत्यादि में नहीं है। इत्यादि में जो है वह दीर्घ संधि नहीं है। आगे आते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है या फिर आकर्मक क्रिया कहलाती है या फिर सहायक क्रिया कहलाती है। तो बताएंगे कौन सा क्रिया कहलाती है? इसमें नाम धातु क्रिया कहलाती है। आगे आते हैं, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो बताएंगे मीठे में कौन सा विशेषण है? विशेष से बताता है मीठे का, सर्वनामिक बताता है या विधेय विशेषण बताता है या फिर प्रविशेषण बताता है। तो बताएंगे 57 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो वह विधेय विशेषण जो है बताता है मीठा का। आगे देखते हैं, पुष्प तद्भव पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? यानी कि पुष्प जो है या तत्सम है, इसका तद्भव शब्द बताइए क्या होगा? फूल होगा, पौधा होगा, पौधा या पंखुड़ी होगा या फिर पुष्प होगा। तो बताएंगे कौन सा होगा पुष्प का तद्भव शब्द? तो कौन सा होगा? तो फूल होगा। तत्सम जो है या संस्कृत शब्द है और तद्भव जो है उसका जो है हिंदी शब्द, यानी कि आपसे जो संस्कृत शब्द बोलेगा कि बताइए इसे पुष्प का बताइए, तो पुष्प का आप क्या करेंगे? तो पुष्प का जो है संस्कृत शब्द उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो पुष्प का फूल हो जाएगा। आगे आते हैं, नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। इनमें से इसके बाद वे आपस में लौटा, इसके बाद वह आप वापस लौट आए। इसमें जो हमें शुद्ध वाक्य बताना है तो कौन सा होगा? इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वह वापस लौट आया आए या इसके बाद वह लौट आया, लौट वापस आया या इसके बाद वापस लौटा। तो बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसके बाद वे वापस लौट आए, इसके बाद वे लौट आए, सीधा सवाल, इसके बाद वो लौट आए। आगे हमारा जो है आपको इस तरह से जो है एक निर्देश दिया जाएगा जिनमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, एक 60 जो है 60, 61, 62 और 63 जो है आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60, 61, 62 और 63 और आपको जो है यह निर्देश जो है पढ़ना है, पढ़ करके जो है आपको आंसर देना है। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो आगे आंसर करेंगे। तो जो है पढ़ेंगे हम, क्या है यहाँ से, शिक्षा जीवन के सर्वगिण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करता है, क्षमता उत्पन्न होती है।
विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चाहू और नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिन्न वैसी दृष्टिकोण उत्पन्न होती है। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करता है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति अग्रज होता, कर्तव्य विमुख हो जाता है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना, जैसे जैसी कोई एक शिक्षित मानव की सरलता से देखने को मिलती है। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन इनमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है, परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधानुकरण में छात्र सिद्धांत शिक्षा से दूर होता जा रहा है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति समाजवाद, पूंजीवाद और राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य आदि की सामान्य जानकारी व व्यवसाय शिक्षा ग्रहण करने वाला नहीं छात्रों को नहीं यह शिक्षा का विशुद्ध रोजगार कर है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का सुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है, जहां मानविक के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोई भी कराए जाने चाहिए, ताकि उन्हें रोजगार के लिए न भटकता रहे। वहीं व्यवस्थित कोर्स करने वाले छात्र को मानविक के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि को छोड़ बहुत अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि समाज को विकासशील नागरिक प्राप्त होते रहे, तभी समाज में संतुलन बना रह सकता है। तो ये थे हमारे जो कि निर्देश। अब हम निर्देश पढ़े, अब हम आगे क्या करेंगे, निर्देशों का जो है आंसर करेंगे। तो ये था हमारा 60 नंबर का। तो हमें 60 करना है, 61 करना है, 62 करना है और 63 जो है 4 क्वेश्चन इनसे में आएंगे। तो ऐसे पेपर में पूछेगा, सेम जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो आइए 60 नंबर क्वेश्चन जो है और इनमें से जो हमें उसको पढ़ करके आंसर देना होगा। क्या है, छिंद्रावंशी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है। यानी कि छिंद्रावंशी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है, लेखक क्या कहना चाहता है। वह समन्वय की भावना उत्पन्न होना या उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना, मानविकता का विकास होना, विवेकशील का विकास होना। तो बताएंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा कि उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। छिंदावेशी दृष्टिकोण से लेखक क्या कहना चाहता है कि उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। आगे आते हैं, शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करता है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है, कुटिलता है या सहृदयता की भावना का विकास, विनम्रता की भावना का विकास, घृणा की भावना का विकास। तो बताएंगे तो क्या है इसमें, सहृदयता की भावना का विकास। आगे हमारा, शिक्षा से मनुष्य स्वयं से पर की ओर अभिगमन करने लगता है। क्यों। शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है। शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है। शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है। तो बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा 62 का। तो क्या होगा इसमें, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। 63 नंबर है हमारा, लास्ट जो है इसका,
वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? शिक्षा एकमात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा सकता है दिख रहा है, या शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रखा गया है? शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की सर्जक बन गई है, या शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया? तो बताएंगे। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा के मात्र व्यवसायिक पक्ष को देख जा रहा है। शिक्षा को जो है एक व्यवसायिक पक्ष से देखा जा रहा है। आगे आता है हमारा 64 नंबर है। तो ये थे हमारे जो निर्देश वो 63 तक खत्म हो गए। तो ये जो हमारा अलग से क्वेश्चन है इसमें क्या है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शिक्षा होगा, या शिक्षा का जीवन में महत्व, शिक्षा का बदलाव स्वरूप, सैद्धांतिक व व्यवस्थित शिक्षा? तो बताएंगे कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होता है शिक्षा का जीवन में महत्व, शिक्षा का जीवन में महत्व। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा को प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में जो राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? उर्दू करते हैं, या हिंदी का, या फिर अंग्रेजी का, या फिर भोजपुरी का? तो बताएंगे 65 नंबर जो है इसमें हिंदी का करते हैं। किसका? तो आप सबको पता होगा कि राजकीय कार्यों में क्या करते हैं, तो हिंदी का प्रयोग होता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जा सकता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, या समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता हो। यानी कि जो इनमें से जो है क्या कहते हैं, जब का बरखा जब कृषि सुखावे। तो बताएंगे कब कहते हैं ये शब्द? तो कहते हैं जब समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, तो कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखावे। आगे आते हैं। तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब, तलवे चाटना का प्रयोग कब होता है? जब पाँव दबाता है, चापलूसी करता है, इधर उधर की हरकत करता है, इधर उधर की हाँकता है, या तलवों में छाले हो जाते हैं। तो बताएंगे तलवे चाटना का मुहावरे का जब हम प्रयोग कब करते हैं, तो क्या होगा? चापलूस करना, तलवे चाटना, चापलूसी करना। आगे आते हैं 68 नंबर है हमारा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में जो है देश अव्यय पद है, वह अपने भाई का हमेशा गीत गाता रहता है। इसमें कौन सा अव्यय पद होगा है इसमें बताएंगे। इसमें वह है, या हमेशा है, या अपने है, या फिर गीत है? तो क्या है इसमें? वह हमेशा, यानी कि डेली रोज वह जो है हमेशा अक्सर जो है अपने भाई का गीत गाता रहता है, अक्सर। आगे आते हैं। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया, रेखांकित पद है। जो नीली कमीज वाला लड़का, इस जो है कौन सा पद है? संज्ञा उपवाक्य उपाय है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य है? तो बताएंगे नीली कमीज वाला लड़का में कौन सा पद है? तो उसमें क्रिया विशेषण, उसकी जो है क्रिया को बता रहा है। और नीली कमीज वाला लड़का जो है अभी अभी गया, नीली कमीज जो पहना है, या जो है दर्शाता है नीले रंग से। आगे आते हैं 70 नंबर। सम उपसर्ग का म, सम जो है उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संयम में, संवाद में, संभावना में, या फिर संख्या में? तो बताएंगे 70 का, तो संवाद में। किसमें? संवाद में। आगे आता है 71 नंबर। नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उस सारा सदैव, उसका सारा सौंदर्य, उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, या बालों में है, या हंसी में है, या फिर मुखमंडल में है? तो बताएंगे क्या है? तो हंसी में, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। आगे आते हैं 72 नंबर। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। जो कानों सुनी, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी का जो है कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर करण कारक है, या संप्रदान कारक है? तो बताएंगे कानों सुनी कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। कौन सा? तो करण कारक है। आगे आते 73 नंबर। किस किस से झगड़ा करते
फिरोगे। रेखांकित पद में कौन सा वाक्य है? इसमें संज्ञा है, विशेषण है, या फिर सर्वनाम है, या प्रतिवेशण है? तो बताएंगे किस किस में कौन सा वाक्य संज्ञा है या विशेषण है, सर्वनाम है, या प्रतिवेशण है? तो बताएंगे इसमें सर्वनाम है। सर्वनाम है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, क्या है? तो वह सर्वनाम है। वह भयंकर दुर्घटना में, वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। रेखांकित पद में कौन सा वाक्य है? भयंकर जो है क्या है? भयंकर एक तरह से विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या प्रतिवेशण है, या सर्वनामिक विशेषण है? तो बताएंगे भयंकर जो है क्या है? तो भयंकर क्रिया विशेषण, जो क्रिया को बता रहा है, दुर्घटना को जो है भयंकर करके क्रिया का विशेषण कर रहा है। आगे आते 75 नंबर। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? यमन अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? तो बताएंगे इसमें बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है? तो वह रूपक अलंकार। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। दुबई की दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद में बताइए कौन सा होगा? वह इसमें विशेषण होगा, या संख्यावाची विशेषण होगा, परिणाम वाक्य विशेषण होगा, या विधेय विशेषण होगा? दुबई कितना सुंदर देश है, सुंदर में क्या होगा? तो सुंदर में बताएंगे तो इसमें विधेय विशेषण होगा। सुंदर को क्या कर रहा है? दुबई को सुंदर बनाने का कर रहा है कौन? तो इसे क्या कहेंगे? तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जीएस प्लस हिंदी से। तो इसी तरह से हम जो है रेगुलर करेंगे, जो आपका 76 क्वेश्चन हमने किया है। तो आप जो है कंटिन्यू इसी तरह से बने रहेंगे, तो आपका एग्जाम जो है काफ़ी नजदीक है। जो फरवरी में एग्जाम होगा, तो फरवरी जो है लास्ट फरवरी में आ सकते हैं।